करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा जी, 31 पर्सन मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट 3 years ago at 12% per annum compounded annually for 8 years। एक बंदे ने कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी और ये जो अमाउंट की इसने इन्वेस्टमेंट करी तो 3 साल पहले करी, 12% के रेट पर करी, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 8 years, 8 सालों के लिए करी, विद एग्रीमेंट टू विदड्रॉ इंटायर अमाउंट एट मेच्योरिटी ओनली। If it is worth 351,232 today, what was the amount he originally invested? अच्छा देखिए, एक बंदे ने या नंबर 0 पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है जी, और वो इन्वेस्टमेंट करी 8 सालों के लिए। इस चीज को समझिएगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, यहां तक के लिए करी। एक बंदे ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, एक बंदे ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी। वो इन्वेस्टमेंट करी कब? ईयर नंबर 0 पर। A person made certain investment 3 years ago, आज से 3 साल पहले, at 12% per annum compounded annually for 8 years with the agreement to withdraw entire amount at maturity only। एक बंदे ने आज से 3 साल पहले 8 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी। तो आज का जो दिन है ना, वो यह नंबर 3 है। बात को समझ रहे हो? ये टुडे है, ये आज का दिन है। एक बंदे ने आज से 3 साल पहले, एक बंदे ने आज के दिन से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी आज से 3 साल पहले, और ये इन्वेस्टमेंट करी थी 8 सालों के लिए। यानी कि यह नंबर 0 पर जो इन्वेस्टमेंट करी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करी 8 सालों के लिए। आज से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी 8 सालों के लिए। तो इसका मतलब 8 में से आज 3 साल गुजर चुके हैं और 5 साल बाकी हैं। इफ इट इज वर्थ 351,232 टुडे, अगर इसकी वैल्यू आज 351,232 है, व्हाट वाज द अमाउंट ही ओरिजिनली इन्वेस्टेड, तो इसने आज से 3 साल पहले जब इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसकी अमाउंट कितनी थी। यानी कि मुझे इसको 3 साल के लिए डिस्काउंट करना है, तो मैं 351,232 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 3 डालूंगा। आज से 3 साल पहले वाली इन्वेस्टमेंट चाहिए ना मुझे। आज के दिन उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 351,232 है, लेकिन आज से 3 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट कितनी थी ये मालूम करना है। बात समझ में आ रही है? आज 25 तारीख है। जी जनाब, क्लियर है ये? ठीक है, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब अगला सवाल। A person invested 300,000 4 years ago and received 455,422 today. Compute effective annual rate for his investment. एक बंदे ने आज से 4 साल पहले एक बंदे ने आज से 4 साल पहले एक बंदे ने आज से 4 साल पहले 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। एक बंदे ने आज से 4 साल पहले 3 लाख इन्वेस्ट करे थे। अ पर्सन इन्वेस्टेड 300,000 रुपीज 4 years ago, आज से 4 साल पहले, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। आज से 4 साल पहले एक बंदे ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे एंड रिसीव्ड 455,422 टुडे। 455,422 उसको आज रिसीव हुए। कंप्यूट इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव एनुअल रेट कितना होगा, यानी कि सालाना इसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप सिंपली यूज कर सकते हो, आपका जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू टी 1 प्लस आई पावर एन, और आपको आई ढूंढना है। आपके पास एस मौजूद है जो कि है 455,422, आपके पास पी मौजूद है जो कि 3 लाख है, और आपको जो चीज ढूंढनी है वो आई ढूंढना है। और आपके पास जो एन है ना, एन एन कितना है? 4 है। तो होगा क्या? होगा ये कि आप पहले तो 3 लाख को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो 455,422 डिवाइडेड बाई 3 लाख, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 0.25, 1 डिवाइडेड बाई 4 पावर हो जाएगी। जब लेफ्ट साइड पे जाते हैं और माइनस करेंगे 1, तो आपका आंसर जो बनेगा ना वो 11% के आसपास बन रहा होगा।
आपका आंसर 11% के आसपास होगा, यानी कि 32 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा। इसने हमसे एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा था ना, 32 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है जी, 32 का जो आंसर होगा वो डी होगा। आपके पास डी आंसर आ रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट। अच्छा, फिर 33 में बोलते हैं अ पर्सन इन्वेस्टेड 300,000 4 years ago एंड रिसीव्ड फॉलोइंग रिटर्न्स। ईयर नंबर 1 10%, ईयर 2 10%, सॉरी ईयर 2 -10%, ईयर 3 8%, ईयर नंबर 4 0%। कंप्यूट इफेक्टिव एनुअल गेन ओवर 4 years। एक बंदे ने 4 सालों के लिए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 300,000 4 years ago एंड रिसीव फॉलोइंग रिटर्न्स। इस बंदे ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। यह नंबर 0 पर मान लो इसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, यह नंबर 0 पर मान लो कि इसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। अ पर्सन इन्वेस्टेड 300,000 रुपीज 4 years ago, आज से 4 साल पहले इन्वेस्ट करे एंड रिसीव फॉलोइंग रिटर्न्स। और उसको पहले साल क्या रिटर्न मिला? पहले साल उसको 10% रिटर्न मिला। जब उसको पहले साल 10% रिटर्न मिला होगा तो उसका मतलब ये हो गया होगा कि 1 साल बाद ये पैसे हो जाएंगे 3 लाख जमा 3 लाख का 10%। एग्री? अगर मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी है और पहले साल मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है तो मेरे पैसे हो जाएंगे 3 लाख प्लस 3 लाख का 10%, यानी कि 3,30,000। अच्छा, उसके बाद उससे अगले साल क्या हुआ? उससे अगले साल लिखता है 10% से वैल्यू कम हो गई, -10% लिखा है। -10% का मतलब होता है 10% से वैल्यू डिक्रीज हो गई, यानी कि 3,30,000 वैल्यू थी, अब 3,30,000 में से माइनस कर दो 3,30,000 का 10%। पहले 3 लाख थी वो 10% से इंक्रीज होकर 3,30,000 हो गई। फिर 3,30,000 थी वो 10% से डिक्रीज होकर 3,30,000 माइनस 3,30,000 का 10%, यानी कि 297,000 हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या? पहले साल 10% वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले साल वैल्यू 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल वैल्यू 10% डिक्रीज हुई। पहले साल वैल्यू 10% इंक्रीज हुई, 3,30,000 पर गया। दूसरे साल ये वैल्यू 10% से डिक्रीज हुई, तो 3,30,000 जो है वो 3,30,000 -10%, यानी कि 297,000 हो गया। उसके बाद उससे अगले साल क्या हुआ? उससे अगले साल क्या हुआ ये बताओ? उससे अगले साल क्या हुआ? उससे अगले साल ये वैल्यू 8% से इंक्रीज हो गई। तो 297,000 प्लस 297,000 का 8%, 297,000 प्लस 297,000 का 8%, यानी कि ये वैल्यू 8% से इंक्रीज होकर 320,760 पर पहुंच गई। फिर ये नंबर 4 पर 0% इंक्रीज है। 0% इंक्रीज का मतलब ये कि ये वैल्यू जितनी थी उतनी ही रही, ये वैल्यू जितनी थी उतनी ही रही। पहले इस बात को समझ लो, 3 लाख 1 साल बाद 3,30,000 हो गए 10% इंक्रीज होकर। फिर 10% से डिक्रीज होकर 297,000 हो गए। फिर 8% से इंक्रीज हुए तो जो वैल्यू थी वो 320,760 पर चली गई। फिर 0% का इजाफा है तो 320,760 पर ही रही ये वैल्यू। इसका मतलब अब हमसे ये पूछ रहा है इफेक्टिव एनुअल गेन। इफेक्टिव एनुअल गेन का मतलब ये होता है कि कभी 10% का गेन हो रहा है, कभी 10% का नुकसान हो रहा है, कभी 8% का गेन हो रहा है, कभी 0% का गेन हो रहा है। अगर इसका एवरेज ले लिया जाए तो एवरेज परसेंटेज रिटर्न एनुअली क्या मिल रहा है? तो उसके लिए करते ही है कि जो सबसे ओल्ड वैल्यू होती है उसको आप पी ले लेते हो, जब जो सबसे रीसेंट वैल्यू होती है उसको आप 320,760 यानी कि सबसे रीसेंट वैल्यू ले लोगे। आई आप ढूंढ लोगे और आपका यहाँ पर जो एन होगा, एन कितना होगा? एन जो है वो आपका 4 साल है। तो अगेन आप फॉर्मूला पुट इन कर दो, 320,760 इज इक्वल्स टू 300,000, 300,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई की पावर 4। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो जाएगा 320,760 डिवाइडेड बाई 300,000, और इसकी फिर पावर हो जाएगी 0.25, उसमें से 1 माइनस होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तकरीबन तकरीबन आई जो है ना आपका 1.67% बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है? काफी लोग इसका मतलब ही नहीं जानते। देखें, इफेक्टिव एनुअल गेन जो है ना ओवर 4 years, अगर मैं वो बोलता हूं कि वो 1.687% या 1.69% आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर मुझे हर साल का यही रिटर्न मिल रहा होता 4 सालों के लिए तो भी नतीजा यही आता। कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने 3 लाख इन्वेस्ट करे होते, पहले साल का रिटर्न भी मुझे 1.69% मिलता, दूसरे साल भी मुझे 1.69% रिटर्न मिलता, तीसरे साल भी 1.69% रिटर्न मिलता, चौथे साल भी 1.69 रिटर्न मिलता,
तो यहीं पर आकर पहुंचता मैं 320760 पर ही आकर पहुंचता। देख लेते हैं, 3 लाख था, 3 लाख पर आपको 1.69% रिटर्न मिला, तो वो कितना हो गया? 3 लाख प्लस 3 लाख का, 3 लाख प्लस 3 लाख का, 1 मिनट, 3 लाख प्लस 3 लाख का 1.69%, 305070 हो गया। फिर अगली बार 305070 प्लस 305070 का 1.69%। फिर अगली बार 310225.7 प्लस 310225.7 का 1.69%। फिर उसके अगली बार 315468.5 प्लस 315468.5 का 1.69%। तो आप देखें ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं ना, सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से 25-30 रुपए का फर्क है, अदरवाइज सेम आंसर है। इसका मतलब अगर एक जगह पर आपको रिटर्न मिल रहा हो पहले साल 10%, फिर -10%, फिर 8%, फिर 0%, उसका नतीजा और हर साल 1.69% रिटर्न मिलने का नतीजा एब्सोल्युटली सेम होगा, एक जितना होगा, आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है जी। तो 33 का जो आंसर है वो 1.69% बन रहा है, यानी कि ए आंसर होगा। 34, TP invested 250,000 for 2 years. If his investment increased first year by 10% and decreases in second year by 9%, he will make a total return of 250 rupees in 2 years. TP ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी, इसकी इन्वेस्टमेंट पहले साल 10% से इंक्रीज हुई, 10% से इंक्रीज हुई तो 2.5 लाख जमा 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख जमा 2.5 लाख का 10%, 2,75,000 हो गई। फिर इसकी इन्वेस्टमेंट दूसरे साल में 9% से डिक्रीज हुई, जब 9% से डिक्रीज हुई तो 2,75,000 माइनस 2,75,000 का 9%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले क्या हुई थी? इंक्रीज हो रही थी। तो पहले इंक्रीज हो रही थी, अब डिक्रीज हो रही है, तो 2.5 लाख, सॉरी 2,75,000 माइनस 2,75,000 का 9%, यानी कि 250,250। अब उसने पूछा है ही विल मेक अ टोटल रिटर्न ऑफ ₹250 इन 2 years। क्या 2 सालों में इसको जो रिटर्न मिलेगा वो 250 रुपए मिलेगा? क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये बात ट्रू है, ये बात सच है। इसको 250,250 यानी कि 250 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, इसके 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख 250 रुपए हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है जी। अच्छा, इफेक्टिव एनुअल रेट कैन बी ग्रेटर देन नॉमिनल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट नॉमिनल रेट से ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है इफेक्टिव एनुअल रेट नॉमिनल रेट से ज्यादा? बिल्कुल हो सकता है। हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि इफेक्टिव एनुअल रेट नॉमिनल रेट से ज्यादा ही होता है। बहुत सारे सवालात आपने सॉल्व करे हैं, उसमें भी ये नोट करा होगा, तो एक 35 का आंसर भी ये होगा। 36, compute discount factor for discounting cash flows at second year at 10% per annum discount rate। देखिए आपके पास डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है P is equals to S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर N। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P is equals to S मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I की पावर N। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P is equals to कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर। इसका मतलब डिस्काउंट फैक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन। तो अब वो आपसे यही डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करवाना चाह रहा है दूसरे साल के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए। इसका मतलब एन जो है वो 2 होगा और रेट जो है वो 10% है। तो 10% के रेट के हिसाब से 2 सालों का अगर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 बन जाता है 0.826, यानी कि 36 का आंसर डी होगा। 37, what will be the sum of present values of ₹500 at year 1 and ₹600 at year 2 if discount rate is 13%? वो बोलता है what will be the sum? सम मतलब एडिशन। किन दो चीजों का एडिशन करना है? प्रेजेंट वैल्यूज का। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ₹500 एट ईयर 1, पहले साल के आखिर में 500 रुपए हो, एंड ₹600 एट ईयर नंबर 2, दूसरे साल के आखिर में 600 रुपए हो। इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का सम करना है अगर डिस्काउंट रेट 13% है। तो 500 डिवाइडेड बाई 1, 1 प्लस 13%, 1 प्लस 13% पावर 1 जमा 600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 2। बात समझ में आ रही है?
व्हाट विल बी दी सम, सम मतलब एडिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज का सम, और 500 एट ईयर वन, पहले साल के आखिर में 500 रुपए, उसको एक साल डिस्काउंट करेंगे, तो P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन में 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 1 करेंगे, और दूसरी वैल्यू आपकी 600 है, वो दूसरे साल के आखिर में उसको 2 सालों की डिस्काउंटिंग करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% पावर 2 करेंगे, और इन दोनों से जो टोटल आ रहा है वो 9123,659 आ रहा है, यानी कि 37 का आंसर ए होगा। क्या ये बात क्लियर है? फिर लिखा था हमजा इन्वेस्टेड ₹120,000 ऑन 1 जनवरी 2015। हमजा ने पहली जनवरी 2015 वाले दिन, पहली जनवरी 2015 वाले दिन इन्वेस्टमेंट करी 1,20,000 रुपए की। ठीक है, 1,20,000। 150,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2016, पहली जनवरी 2016 वाले दिन इन्वेस्टमेंट करी 150,000 की, एंड 200,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2017, और पहली जनवरी 2017 वाले दिन इन्वेस्टमेंट करी 2 लाख रुपए की। These investments were kept to grow till 2020। सारी वैल्यूज को उसने छोड़ दिया, उसने बोला भाई इसको ग्रो होने दो, इंक्रीज होने दो, कंपाउंडिंग होने दो, एंड इंटायर एक्यूमुलेटेड अमाउंट वाज विथड्रॉन टुगेदर, और 1 दिसंबर 2020 वाले दिन सारी अमाउंट इसने विथड्रॉ कर ली। If interest rate is 10% per annum compounded annually, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% per annum compounded annually है, compute the total amount that was withdrawn on 31st of December 2019। अच्छा, ये 2020 होना चाहिए, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई है। देखिए, पहली वाली अमाउंट जो है वो 2015 से 2020 कितने साल होते हैं? 16, 17, 18, 19 और 20, 5 साल होते हैं। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% की पावर कितनी होगी? 5। दूसरा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% की पावर, 1 प्लस 10% की पावर कितनी होगी? 2016 से 2020 4 हो जाएगी, ये इतने हो जाएंगे। और ये जो 2017 में इसने जमा करवाए हैं, तो एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन में अगेन पी जो है वो 2 लाख होगा, 1 प्लस 10% पावर कितना आएगा? 18, 19, 20, 3 साल आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये 3 साल आएंगे, 1 प्लस है ना पी, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूँ, ये सही है, ये सही है, ये हाँ ये कर लेते, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 679,076.2, यानी कि सी इसका आंसर होगा। जिंदा हो सारे या मर गए? मर गए हो या जिंदा हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, सांसें आ रही हैं? अच्छा जी। 38 के बाद 39, फ्यूचर वैल्यू ₹330,000 इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 3 इयर्स। फ्यूचर वैल्यू पूछी जा रही है किस चीज की? 3,30,000 रुपए की, 3,30,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू पूछी जा रही है, और रेट क्या है? 7% का रेट है, और कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली, तो 4 से हम रेट को डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू आएगी 406,375,39 का आंसर होगा ए। क्लियर है? ठीक है जी। अगला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 500,000 इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 3 इयर्स इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ 500,000 इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 3 इयर्स बाय। यानी कि पहली फ्यूचर वैल्यू दूसरी फ्यूचर वैल्यू से कितनी ज्यादा है? पहली फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9%, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो परसेंटेज 4 से डिवाइड और पावर में 12। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9% डिवाइडेड बाय 4 पावर 12, यानी कि 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7% डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 साल है, 3 इंटू 2 6। तो पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से कितनी ज्यादा है? देखिए, दोनों की फ्यूचर वैल्यू निकाली है नॉर्मल एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन के फॉर्मूले से, और जब हमने ये वैल्यू निकाल ली ना, तो इस वैल्यू को निकालकर क्या करना है? इस वैल्यू को निकालकर आपने ये करना है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना था कि पहली वाली वैल्यू दूसरे से कितनी ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 38,397.33, करीब करीब आंसर 40 का सी नजर आ रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से जुमले सही हैं? अ पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट फंड्स
must go for lowest available interest rate. ये बात तो गलत नजर आ रही है। जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कोशिश होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट करो जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो। A person who wants to invest funds must invest funds at simple interest instead of compound interest if all other conditions are same. अगर सारी बातें सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट करना कंपाउंड इंटरेस्ट से बेहतर है। गलत। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो इनकम पर इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पर मिलेगा, तो दूसरा भी गलत है। See, a person who wants to invest funds must invest funds at compound interest instead of simple interest. बिल्कुल ये सही बात है। तो 41 का आंसर सी होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू वाला अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर इफेक्टिव एनुअल रेट, इसमें से किसका इफेक्टिव एनुअल रेट सबसे ज्यादा है? 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1 प्लस 9% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एनुअल रेट का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। पहले केस में हमारा जो इफेक्टिव एनुअल रेट आ रहा है वो 9.31% आ रहा है। दूसरे केस में क्या आ रहा है? 1 प्लस 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1, ये आपका 10.25% आ रहा है। उसके बाद तीसरे केस में आपके पास क्या आ रहा है? तीसरे केस में आपके पास 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 माइनस 1, यानी कि यह आपके पास 8.30% आ रहा है। तो अगर आप 42 देखते हो तो तीनों केसेस में से उसने पूछा था हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट किसका होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का इफेक्टिव एनुअल रेट सबसे ज्यादा। 43 कहता है अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल 900,000 इन 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, one yielding 6% return per annum compounded annually and the other yielding 9% return per annum compounded annually. एक बंदे ने टोटल 9 लाख रुपए दो जगह पर इन्वेस्ट करे। एक जगह पर उसने 6% रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट करी और एक जगह पर उसने 9% रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट करी, बोथ फॉर 3 इयर्स, और दोनों जगह पर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी। If maturity value of first investment plan, that is 6% plan, at the end of 3 years is 357,305, compute the amount that was invested in second investment plan. अच्छा, पहले प्लान में जो आपके पास 3 साल बाद की वैल्यू आ रही है वो 357,305 है। इसका मतलब हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर हमने पैसे इन्वेस्ट कितने करे थे, और ये मालूम करने के लिए हम 357,305 की डिस्काउंटिंग करेंगे। हम 1 प्लस 6% पावर 3 से ये मालूम कर सकते हैं कि इसने 3 साल पहले कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, क्योंकि वही पैसे 6% के हिसाब से ग्रो होकर 357,305 पर गए हैं, यानी कि इसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। तो दूसरी जगह वहां के कितने इन्वेस्ट करेंगे? 9 में से टोटल 9 लाख रुपए है ना। टोटल अगर 9 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए इसने अगर पहली जगह इन्वेस्ट करे हैं तो दूसरी जगह इसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, यानी कि 43 का आंसर होगा बी। क्लियर है? 44, a person invested 300,000 each in 2 investment plans at 20% per annum compounded annually. एक बंदे ने 3 लाख रुपए ईच दो जगह पर इन्वेस्टमेंट करी at 20% per annum compounded annually. The first amount was left to grow to a future value of 508,400 and the second amount was left to grow for one additional year. How many years was second investment left to grow for? एक बंदे ने 3 लाख रुपए ईच दो जगह पर इन्वेस्ट करे 20% के हिसाब से। पहले वाले पैसे जो है उनकी फ्यूचर वैल्यू 518,400 है। तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन, हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसने जो पहली जगह पर इन्वेस्टमेंट करी जिसकी फ्यूचर वैल्यू 581,400 बन रही है, आखिर वो इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए करी थी। हमें ये सब मालूम है वैल्यूज, हमें सिर्फ और सिर्फ एन ढूंढना है। एन ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हो? 518,400 डिवाइडेड बाय 3 लाख करोगे तो ये 1.728 इज इक्वल्स टू 1.20 की पावर एन बनेगा। और फिर कैलकुलेटर यूज करोगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एन आपका अननोन है, एन आप इक्वेशन के जरिए ढूंढ सकते हो। उसका तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को यूजिंग कैलकुलेटर टू सॉल्व इक्वेशंस की वीडियो में बताया है, या फिर आप लॉग्स के मदद दे सकते हो। लॉग ऑफ 1.728 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 1.20, आपका आंसर एन का जो है ना वो 3 आएगा।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि उसने क्या पूछा था, उसने बोला था हाउ मेनी इयर्स वो सेकंड इन्वेस्टमेंट लेफ्ट टू ग्रो। जो दूसरी इन्वेस्टमेंट थी वो पहली इन्वेस्टमेंट से 1 साल ज्यादा के लिए रखी थी, यानी कि 44 का आंसर 4 होगा, 4 सालों के लिए रखी होगी, बी होगा। ठीक है। अच्छा, Taha bought a machine for 1 million. The value of machine is expected to reduce by 14% per annum. इस मशीन की वैल्यू हर साल 14% से कम होगी। What will be the value of machine after 3 years from today? आज से 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी? हमने ये देखा कि जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो 1 - 14% वाला फॉर्मूला लगेगा। ये पिछले सेशन में भी हमने देखा था, प्लस वाला नहीं लगेगा। एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁴ तब लगता है जब प्रेजेंट वैल्यू ग्रो कर रही हो। एस इज इक्वल टू पी 1 - i⁴ तब लगता है जब फ्यूचर वैल्यू डिक्रीज कर रही हो। तो ये 636056 का आंसर यानी कि 45 का आंसर ए होगा। 46, a 3 years bank deposit will yield 17% in total on initial investment. 3 साल के लिए बैंक में अगर मैं पैसे रखूंगा तो तीनों सालों का टोटल जो रिटर्न मुझे मिलेगा वो 17% होगा। If the total maturity value at the end of third year is 936,000, find the amount invested initially. अब यहां पर ये गौर करिएगा, बात इसकी गौर करिएगा। उसने लिखा a 3 years a bank deposit will yield 17% in total on initial investment, यानी कि 17% का फायदा होगा आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर, टोटल तीनों सालों का मिलाकर इकट्ठा टोटल। उसने ये नहीं कहा कि सालाना 17% का फायदा होगा। इफ द टोटल मेच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 936,000, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इनिशियली। तो आप करोगे ये कि आप 936,000 को डिवाइड कर दोगे 1 + 17%। पावर क्या डालेंगे? क्या पावर 3 डालेंगे? नहीं, पावर 3 तब डालते जब ये 17% का सालाना रिटर्न मिल रहा होता। इसने बोला है आपने कुछ पैसे रखे, 3 सालों का टोटल रिटर्न 17% है, तो आपने 8 लाख रुपए रखे होंगे। 8 लाख रुपए ग्रो होकर 8 लाख रुपयों पर 3 साल बाद ये 8 लाख रुपए 17% से बढ़ गए और 17% से बढ़कर ये 936,000 हो गए। इस तरह की कुछ बात हो रही है। 47 में बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इफ 400,000 इज इन्वेस्टेड एट 13% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। अच्छा देखें, अगर मैं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 13% के हिसाब से कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड, और पावर में क्योंकि 6 सालों की बात हो रही है और हर साल में हमारे पास 2 बार सेमी एनुअली का मतलब ट्वाइस, तो 12 पावर डालते हैं। तो 6 साल बाद ये पैसे हो जाएंगे 851,638। अब ये पैसे अगर 851,638 हो जाएंगे और मैंने 4 लाख इन्वेस्ट करे थे तो इसका मतलब 451,638 का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। 47 का आंसर ए होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर व्हाट विल बी दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹X इन्वेस्टेड टुडे। अगर X रुपीज मैंने आज इन्वेस्ट करे हो, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? What will be the future value of ₹X invested today at 15% per annum compounded annually for 4 years? So using S is equals to P 1 + I की पावर n, ये वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। हमें उसमें P जो दिया हुआ है, हमें उसमें P जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है X, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 + 15% की पावर 1 + 15% की पावर 4 से। तो 1.15 की पावर 4 ये हो जाता है 1.749। तो आपके पास 1.749x बन जाता है। ठीक है जी, यानी कि 1.75x बन जाता है। 48 का आंसर बी हो जाता है। 49, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹X इन्वेस्टेड टुडे एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years? फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे इन्वेस्ट किए? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू P 1 + R इंटू टी। इस केस में अगेन आपके पास जो P है वो आपका X है, और ब्रैकेट में 1 + R यानी कि 15% इंटू टी यानी कि 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 4 सालों की बात हो रही है तो 0.15 इंटू 4 + 1 ये बनेगा 1.6x। ठीक है जी, यानी कि 49 का आंसर ए होगा। 50 देख लेते हैं। फरहान बॉट अ कार फॉर ₹1 million फाइनेंस फ्रॉम अ बैंक लोन। फरहान ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी जो है वो बैंक लोन से खरीदी है और 1 मिलियन रुपए की इसने गाड़ी खरीदी है। It has been agreed to repay bank loan along with interest at 10% per annum compounded annually 5 years from the date car was bought। ये बात तय हो गई कि बैंक को मैं वो पैसे दूंगा
वो इंटरेस्ट की समेत 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से 5 सालों बाद दूंगा, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी है उसके 5 साल बाद। द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट अ कार विल बी सोल्ड फॉर रीपेमेंट एंड एनी रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय फरहान ओवर अ ग्रेस पीरियड। एग्रीमेंट के तहत अगर कभी भी कोई भी डिफॉल्ट करा, द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कार विल बी सोल्ड फॉर रीपेमेंट एंड एनी रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय फरहान ओवर अ ग्रेस पीरियड। The market value of car is increasing at the rate of 5% per annum. Assuming Farhan default on repayment date, what funds will he have to contribute over the grace period? देखिए 1 मिलियन की फरहान ने गाड़ी खरीदी, 1 मिलियन की फरहान ने गाड़ी खरीदी और 5 साल बाद गाड़ी के लिए जो लोन लिया था वो वापस करना था, तो 5 साल बाद जो पैसे वापस करने थे, 1 मिलियन का लोन था, तो P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% पावर 5। बैंक को जो पैसे वापस करने थे ना, वो इतने पैसे वापस करने थे, 1610510। 1 मिलियन जो चीज थी 1 मिलियन की, उसको आपने 10% के हिसाब से देखा कि भाई फ्यूचर में ये बनता है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी की मार्केट वैल्यू भी 1 मिलियन थी, और गाड़ी की मार्केट वैल्यू होता यह है कि इंक्रीज होती रहती है ना। आपकी जो गाड़ी है इन्फ्लेशन की वजह से पड़े पड़े, अगर आपने आज से 5 साल पहले गाड़ी 15 लाख की ली थी, आज वो शायद 30 लाख की होगी, 40 लाख की होगी, वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हुआ ये कि इस गाड़ी की वैल्यू हर साल 5% से इंक्रीज हो रही थी। इसका मतलब 5 साल बाद इस गाड़ी की वैल्यू क्या बन गई? इस गाड़ी की वैल्यू बन गई 1276282। अच्छा, अब लिखा हुआ है एग्रीमेंट स्टेटेड दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यानी कि ये पैसे नहीं पे कर पाता, द कार विल बी सोल्ड फॉर रीपेमेंट, गाड़ी को बेच दिया जाएगा रीपेमेंट के लिए। तो गाड़ी, लोन इतना अदा करना था इंटरेस्ट के साथ, गाड़ी बेची, इतने पैसे हैं। अब जो बच गया अमाउंट वो ये ग्रेस पीरियड में पूरा कर देगा, रीपे कर देगा। तो रीपे करेगा जो ग्रेस पीरियड में, वो 33428 होगा, यानी कि 50 का आंसर होगा ए। आई होप कि आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। ये 20 सवाल हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स अपडेट हो जाएंगी पोर्टल पर। और अब हम जो हमारा PRC4 है उसकी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, मजीद बातें हम व्हाट्सएप पे करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।